लिखो सभी लोग, नया चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव। जब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था? जब चार्ज रेस्ट पे हो, जब चार्ज यहाँ रेस्ट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलता था अपने को। ओके। जब चार्ज मोशन कर रहा था तो क्या मिल रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस। जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा था तो क्या मिल रहा था? इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। तो हमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए तो चार्ज पार्टिकल क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ठीक है। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अभी बस ऐसे कहानी सुनेंगे। भाई चार्ज अगर रेस्ट पे था, चार्ज मान लो ये क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये रेस्ट पे है। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। चलो। अगर चार्ज मोशन कर रहा है लेकिन अब इसके पास क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सेलरेशन दिया है कुछ ना कुछ, तो इसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। ये तीनों बातें होंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमें फाइंड आउट मतलब कब मिलेगा अपने को? जब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? एक्सेलरेट। अच्छा, एलसी ऑसिलेशन में क्या हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रही थी क्या? वहां पे भी तो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल तो उसके पास क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। और चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटिंग है तो वहां पे क्या मिलेगा अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। चलो। अब वेव की कुछ खास बातें होती थी। भाई ये जो वेव है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड से बनके मिलके बना हुआ है। ठीक है। और वेव किसको बोलते थे? प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते थे? वेव। मीडियम में वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी और नहीं भी होती, दोनों है। एक वेव ऐसी होती थी जिसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। एक वेव ऐसी होती थी जिसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, जिस वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए उसे क्या बोलते थे? मैकेनिकल वेव। जिस वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए उसके क्या बोलते थे? जैसे मान लो साउंड वेव है, इसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। लाइट, उसको मीडियम नहीं चाहिए। हीट, हीट रेडिएशन वाला, उसको भी मीडियम या रेडिएशन। तो क्या बोलोगे कि भाई वेव भी दो तरीके की होती है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। अच्छा, वेव में भी उसमें भी दो तरीके के हैं, ट्रांसवर्स एंड। ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते थे? जब पार्टिकल वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते थे। लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसको बोलते थे? जब पार्टिकल वेव प्रोपगेशन के अलोंग ऑसिलेट करते थे तो उसको हम क्या बोलते थे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है। अच्छा, वेव क्या करता था? एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करता था। वेव भाई अगर मैं भी आपको धूप पे खड़ा कर दूं तो कुछ देर बाद देखो आपकी स्किन पे है ना हीट। टैनिंग नहीं होगी भाई, इतने भी नहीं हो, है ना, यूरोपियन नहीं हो कि टैनिंग हो जाएगी। और अभी 8 बज रहे हैं, वो 12-2 बजे की धूप में होता है। ठीक है। कि स्किन पूरे लाल हो गए, खड़े हो गए, तो आपको हीट फील होगा कि नहीं होगा? है ना, आपकी स्किन थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? जो सन से लाइट आ रही है उसके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब और उसके पास क्या? एनर्जी एंड मोमेंटम। क्या है? वो एनर्जी आपको ट्रांसफर मोमेंट, और आपके ऊपर ये फोर्स भी लगेगा। जो लाइट वेव आ रही है या जो लाइट आ रही है फोर्स भी लगाती है। ठीक है।
आप लोगों ने देखा होगा जो कैथोड रे की डिस्कवरी है, ट्यूब में उन्होंने क्या किया था, रेस को ही तो भेजा था, तो जो व्हील थी वो स्पिन करने लगी, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है सर वेव अपने साथ क्या कैरी करता है, एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम कैरी करता है। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वेव की बराबर करके उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो जो रिएक्टेंस दिया कब दिया है आपको, 50 हर्ट्ज पे। सोर्स हमने कितना लगाया, 100 हर्ट्ज का ना, हाँ ठीक है, सही है, कैलकुलेट कर लिया था 50 हर्ट्ज पे है ना। वहां पे देखो सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 100 हर्ट्ज। तो पहले उसके लिए क्या करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस कब निकालेंगे, 100 हर्ट्ज पे। एक्सएल बराबर क्या लिखोगे, 2 पाई एफ इंटू एल। यहां से पहले एफ लगाओगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, इंडक्टेंस, जो कितना दिया था, 20, 2 पाई कितने हर्ट्ज पे, 50। तो यहां से क्या निकल आएगा, एल, एल निकल आएगा यहां से, ठीक है। अब जो है 100 हर्ट्ज पे रिएक्टेंस निकालना है, 2 पाई इंटू 100। अब जो यहाँ से एल आएगा वो यहाँ पे पुट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब इस रिएक्टेंस से आपने निकालना है करंट, ठीक है, सही आंसर। क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया था उस वक्त की सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमने वहां पे देखा और लगा। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज एंड ऑसिलेटिंग चार्ज। इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम विथ स्पीड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर। क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर। जब मैं आपको वेव पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था लाइट वेव क्या है, लाइट वेव का ही हम पोलराइजेशन करेंगे या इंटरफेरेंस पढ़ेंगे या डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट वेव का ही पोलराइजेशन पॉसिबल है या डिफ्रैक्शन पॉसिबल है या इंटरफेरेंस पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्स इन नेचर है। साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं करते, ठीक है। चलो तो लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट फॉर्म में लिखना ईएम वेव। ईएम वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर, इज ट्रांसवर्स इन नेचर। अच्छा, अगर ट्रांसवर्स इन नेचर है तो वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। हर साल नीट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इससे, और 2-3 लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एवरी ईयर नीट में 1 से 2 क्वेश्चन, 2021 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 2 क्वेश्चन, 2024 में 1 क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो मतलब एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आएगा ही, और 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जा रहा है। तो वेटेज देखो ना कितना ज्यादा है। और आप काइनेमेटिक्स कितने महीने पढ़ते हो, 6 महीने, 5 महीने, मान लो 2-3 महीने पढ़ते हो, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बाकी ऑल ओवर फिजिक्स में आपको हमेशा हम लोग देखो एक्सेलरेशन आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, ठीक है। तो हमेशा हम यूज करते जाते हैं, इसलिए हम उसको इतना टाइम दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन उससे एक ही आता है। ये देखो भाई साहब, 3 लेक्चर खत्म हो रहे, 2 क्वेश्चन आने का इससे प्रोबेबिलिटी है। 1 तो कहीं नहीं गया, 2 आ जाए तो आप किस्मत की बहुत अच्छी आदमी, ठीक है। अब जो है 2 क्वेश्चन आएगा और बहुत ही आसान आएगा, बिल्कुल एक सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ प्रोफाइल है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, और जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करे उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ई क्रॉस बी। तो थंब किधर है, इस तरफ, तो प्रोपगेट किधर करना है, इधर करना, ठीक है। मान लो वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, मान लो ये एक्स डायरेक्शन, वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, इस डायरेक्शन प्रोपगेट, वेव इज प्रोपगेटिंग इन दिस डायरेक्शन। मैंने बोला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वाई डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, प्लस जेड में होगा या माइनस जेड में होगा, बताओ, प्लस जेड में होगा ना। सर ई क्रॉस बी करने से हमें क्या मिल रहा है, प्रोपगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन, समझ आ रहे हो। ई है और इधर क्या है, बी है। भाई ई क्रॉस बी करोगे तभी तो आपका थंब आएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेव इधर डायरेक्शन में प्रोपगेट करे तो थंब को इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा ना, ई क्रॉस बी। तो बी किधर है, प्लस जेड एक्सिस, ठीक है। ऐसे रैंडमली नहीं रख देंगे सर, ये अच्छा लग रहा है इधर आप बी कर देंगे, ठीक है। तो बी जो है बाहर की तरफ होगा, ये बी है और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो
क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि किस डायरेक्शन प्रोपगेट हो रहा है। ऐसे ही रैंडमली हम कहीं भी ई बी नहीं लगा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो एक नेक्स्ट और ले लेते हैं। अगर मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और प्रोपगेशन इधर हो रहा है जेड डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड डायरेक्शन, प्रोपगेशन इधर हो रहा है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? प्रोपगेशन बाहर की तरफ है, जेड अपवर्ड होगा ना। ई क्रॉस बी, सर ई क्रॉस बी करोगे तो ही थंब बाहर की तरफ आएगा, तो ये प्रोपगेशन का डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हुई? वाई एक्सिस में, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एट रैंडम कहीं भी नहीं लिखना है, आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट करके, ठीक है। तो देखो एक्स को आई कैप से डिनोट करते थे, वाई को जे कैप से, जेड को के कैप से। ई क्रॉस बी किया, ई क्रॉस बी मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप किया, तो क्या मिला? के कैप। तो सिंपल वही चलेगा, वैसे ही लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर मैं डायरेक्शन लिखना चाहूँ, यहाँ देखो ई क्रॉस बी, आपको ये मैंने पढ़ाया था, नहीं वेक्टर तो नहीं पढ़ाया ना आपको, खैर। ये मान लो इधर आई कैप है, इधर जे कैप है, इधर के कैप, ठीक है। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या करते थे? के कैप आता था। जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप। क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे थे, नहीं अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलते तो माइनस हो जाता। ई क्रॉस बी, अगर मैंने बोला ई क्रॉस बी करोगे तो किसका डायरेक्शन मिलेगा? वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको ये आई कंपोनेंट के कंपोनेंट ये सब दे देगा, आप पूछ लेगा। तो अगर जे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता वाई एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड बोल देता एक्स एक्सिस में है, तो क्या बताते हैं? प्रोपगेशन ऑफ वेव बता देते हैं किस डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा, अगर उसने प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन दे दी, फॉर एग्जाम्पल प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन दे दी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी, तो क्या आप बता पाओगे इसको? समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, और सारे केस सिंगल कंपोनेंट आएगा भाई, वेक्टर है ना, तीनों एक्सिस में हो सकता है, एक्स वाई जेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये कॉपी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो देखो फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपको बोलना है, बताओ प्रोपगेशन की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ होगी, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कर देता और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कर देता तो भी बाहर की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है, और इसी प्लेन के परपेंडिकुलर हमें क्या मिलेगा? प्रोपगेशन। बस ये है कि सेट ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर इसी प्लेन को मैं ऐसे रखूं, है मान लो मैंने इस तरीके से है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक दूसरे के, और इसी प्लेन में। तो प्रोपगेशन का डायरेक्शन या तो आउटवर्ड होगा या तो इधर होगा, इनवर्ड, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। क्रॉस आपने जब कर लिखा फिंगर को, तो थंब किधर जाए, बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं सोचना है कि सर सिर्फ आई कैप मिलेगा, नहीं, कुछ भी मिल सकता है वेक्टर में, ठीक है। डायरेक्शन आपको बस याद रखना कैसे मिलेगा, ई क्रॉस बी करके ही डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। चलो, मैंने बोला वेव जो इस डायरेक्शन प्रोपगेट हो रही है, वेव डायरेक्शन प्रोपगेशन ये है, प्रोपगेशन ऑफ वेव इन एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रही है। तो देखो वेव है, वेव का फंक्शन कुछ दिया होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया होता है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिकली कुछ इस तरीके से वेरी करता है, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। चलो, अब ई नॉट साइन ओमेगा टी बनाते हैं, चलो।
ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपगेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने बनाया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कुछ इस तरीके से होता है। वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। देखो 3 डायमेंशनल बनाना है अपने को। एक मिनट हो गया, पहले इसी को बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या है, सेम फेज में। क्या है, सेम फेज में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड भी मिनिमम होगा, ठीक है। आप लोग जो है सही से बनाना है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मैं लाइन भी नहीं खींच पा रहा हूँ सही से, ठीक है। चलो इधर ध्यान। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा पे होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमा पे होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमा हुआ तभी मैग्नेटिक फील्ड भी मिनिमम हो गया। क्यों, देखो ना, सेम फेज में, फेज डिफरेंस जीरो है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपगेशन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपगेशन हो रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इधर मैग्नेटिक फील्ड लिखो। ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी करोगे तो क्या मिलेगा, प्रोपगेशन ऑफ द वेव का डायरेक्शन। जब जब है ना, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तभी तभी मैग्नेटिक फील्ड में, सेम फेज में है ना। फेज डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज, ठीक है। आप लोगों ने जब जो वेव मोशन इक्वेशन पढ़ी थी, सेम इक्वेशन यहाँ पे है, ठीक है। वहां पे क्या पढ़ा था, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। सेम इक्वेशन है, अभी उसके बारे में हम बातें करेंगे। पॉइंट लिखो, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में, कोई फेज डिफरेंस नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा तभी है मैग्नेटिक फील्ड भी मिनिमम होगा। सेम फेज का मतलब यही हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी जो ये लाइट प्रोपगेट कर रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही है, उसकी स्पीड कितनी है हमें फाइंड आउट, ठीक है। ओके, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या देता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर वैल्यू देती है, ठीक है। यही है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी मैंने लिखा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या दे रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। ये पीक वैल्यू है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि आरएमएस वैल्यू क्या होगा, ई नॉट बाई रूट टू, ई नॉट बाई रूट टू से कैसे फिर से ही आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या दे रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, कहाँ पे, वैक्यूम में। और साइंटिस्ट ने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और प्रूव किया, जो स्पीड ऑफ लाइट आती है वो कितनी आती है, 1 में रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर लिखना है तो इसको अलग से लिखो, ठीक है। अभी इसको सिर्फ इसको लिखो,
और जो स्पीड ऑफ लाइट आई थी वो आई थी 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्पीड ऑफ। ठीक, म्यू नॉट यहाँ पे क्या है? म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, चलो ये सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 11th पॉइंट लिखो। इन मीडियम, इन मीडियम क्या हो? जहां पे स्पीड ऑफ लाइट है वहां पे v आ जाएगा। क्या आ जाएगा? v, क्योंकि मीडियम में वेव की स्पीड वेरी करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की। ठीक है, ओके, मैंने समझाया भी था आपको, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, ओके, वो सोर्स की प्रॉपर्टी। चले कहा, स्पीड ऑफ EM वेव इन मीडियम। सर मीडियम में जाने की बात कर रहे हैं, वैक्यूम में थे ना अभी, अब मीडियम में आ गए। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या देगा? v, स्पीड ऑफ वेव, है ना। अब ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं, स्पीड ऑफ वेव ये देगा आपको। सर मीडियम में जो स्पीड आएगी वेव की वो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, मीडियम आ गया मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड आएगा वेव का वो क्या आएगा? 1/√, म्यू इंटू एप्सिलॉन, म्यू इंटू। समझा रहा है ये बात नूरे? ठीक है, अच्छा ये म्यू बताओ, म्यू कैसे लिखते थे? म्यू और इंटू म्यू नॉट। भाई आपको ये पढ़ाया गया है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी इक्वल टू म्यू अपॉन में म्यू नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या लिखोगे? सॉरी, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ वैल्यू तो क्या आएगा? 1/, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये लिख सकता हूँ क्या? इसको थोड़ा सा अरेंज करो तो जो मीडियम में स्पीड आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। 1/√, कुछ बच्चों ने भी फाइंड आउट कर लिया होगा, है ना, c/में म्यू आर इंटू ई आर। ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ये 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या लिख सकता हूँ? c, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये क्या आ गया? फर्दर सिंप्लीफाई करोगे v बराबर c/√, म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। अगर आपको परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम दे दे और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दे दे तो ये नहीं लगाएंगे। ये क्या है? रिलेटिव परमिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर को ही क्या बोलते थे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन पीरियोडिक टेबल मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर नॉन मैग्नेटिक इन नेचर एंड फॉर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस एलिमेंट क्या होगा? म्यू आर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अच्छा अगर नहीं दिया है तो, अगर म्यू आर की वैल्यू नहीं दी है तो, या कुछ नहीं बताया कौन सा एलिमेंट, तो म्यू आर की वैल्यू तब भी क्या लेंगे? 1। ठीक है, इफ नॉट गिवन टेक, है ना, ऐसे लिख दो, इफ नॉट, if mu r is not given, take it as mu r equal to 1, take it as। ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन। क्या है ये? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बोलो, प्लेन बोलेंगे तो 2 डायमेंशन हो जाएगा। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या ये एक्स एक्सिस मान लो और ये जिस डायरेक्शन वेव जा रही है उसको क्या मान लो? एक्स एक्सिस।
ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक, ये बोर्ड कैसे बाहर की तरफ है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये ओरिजिन है, आपको समझ पा रहे हो? इमेजिन करो ऐसे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, आंख बंद करो और इमेजिन करो, ठीक है। इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। किसने बोला था ये? आइंस्टीन ने, है ना। इमेजिनेशन इनसर्कल्स द वर्ल्ड, है ना, एंड नॉलेज इज लिमिटेड। तो पहले इमेजिनेशन 3D विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए आपको। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनका विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छा है। टेस्ला घर में ही बैठ के पूरा कॉइल वगैरह बना देते थे, सब दिमाग में पूरा कहाँ पे आर्मेचर लगाए, कहाँ पे कॉइल्स लगाए, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, सब पूरा विजुअलाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन है। वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या है? ईएम वेव वेलोसिटी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जा रहा है। शो प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सा प्लेन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन है। किसमें है ये? एक्स और वाई प्लेन। कौन सा है ये? एक्स और वाई प्लेन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाई है और ये एक्स है। एक्स और वाई प्लेन में कौन था? इलेक्ट्रिक फील्ड। जेड बाहर है। एक एक कंपोनेंट हम देख रहे हैं। सो प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन। देखो ये कौन से प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, एक्स जेड प्लेन में आ गया, ठीक है। अब अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दिखाना चाहूँ, ये देखो ऐसे जा रहा है क्या? ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। अब जस्ट इसके परपेंडिकुलर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर है क्या? मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ये भी सर प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड खुद एक दूसरे क्या है? अगर एक प्लेन एक्स वाई में है, एक प्लेन एक्स जेड में है, तो क्या हो गए? एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर हो गए ना। ओके, फॉर एग्जांपल इधर लो, कॉपी कॉपी देना। ये कौन सा प्लेन है? मान लो एक्स वाई, और ये कौन सा प्लेन है? एक्स जेड। एक दूसरे क्या है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्लेन में प्रोपेगेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है, जो भी, ठीक है। उसका कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स जेड प्लेन में। और वेव किधर जा रही है? आगे की तरफ, ठीक है। तो इन प्लेन का इंटरसेक्शन जहां पे है, ठीक है, जहां पे ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करें, एक लाइन की तरह लगेगी क्या? अगर मैं एक दूसरे के ऐसे, मान लो यहाँ पे मैं एक कट करूँ, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर उसको इसमें सेट कर दूँ, तो एक लाइन ही तो कट किया है मैंने। इनका जो इंटरसेक्शन है क्या है? एक लाइन ही तो आएगा। इन दोनों ही प्लेन का इंटरसेक्शन क्या आएगा? एक लाइन आ रहा है क्या? ठीक है, खैर वो एक्स एक्सिस है और उसी डायरेक्शन में क्या ट्रेवल कर रहा है? वेव। ओके, चलो अब मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। तो देखना आप लोग, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तभी मैग्नेटिक फील्ड भी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम हो रहा है तभी मैग्नेटिक फील्ड भी। ओके, चलो देखो आप ट्रेवल कर रहा है। ओके, देखो यहाँ पे देखना, बस यहाँ पे ध्यान दो, जीरो हो गया, ठीक। ट्रांसवर्स वेव है क्या? और ये आगे तक ट्रेवल, ठीक है। तो वेव क्या लेके जाएगा अपने साथ? एनर्जी और मोमेंटम, ठीक है। धूप में खड़े हो जाओ, कुछ देर बाद आपको गर्मी महसूस होगी, ठीक है, टैनिंग हो जाएगी, किस समय? हाँ, चलो कोई बात नहीं, समझ आ रहा है? यही हो रहा है वहां पे, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, और वाई एक्स जेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, और ये वेव आगे की तरफ जा रही। अभी मैं बताऊंगा, जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो 50% इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, 50% मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है, ठीक है। चलो, तो इसको पॉज कर दिया जाए, चलते रहना दिया जाए, चलते रहने दे। देखना तुम लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, आपका ध्यान इधर आ जाएगा। बंद कर देता हूँ, ठीक है। वेव मोशन, वहां पे y इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये पढ़ा था। चलो बताओ, ए क्या है यहाँ पे? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट,
फाई क्या है आपका? इनिशियल फेज। के क्या है आपका? प्रोपगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर, सॉरी प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओमेगा क्या है यहाँ पे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसमें कोई भी नई बात मैंने आपको नहीं बताई है। हाँ, अब जो बातें करूंगा वो सारी नई बातें हुई, ठीक है। चलो, वेव कौन से डायरेक्शन प्रोपगेट कर रहा है ये बताओ। मैंने क्या बोला था? ओमेगा टी और के एक्स साइन अगर उल्टे पुल्टे हो तो क्या बोलोगे? वेव पॉजिटिव डायरेक्शन प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है। चलो, अच्छा के की ये क्या है? के प्रोपगेशन कांस्टेंट के बराबर क्या लिखते थे? 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा क्या है यहाँ पे? वेव लेंथ, वेव लेंथ, ठीक है। वेव वेलोसिटी कैसे निकालते थे? ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के। या इसी को ऐसे लिखा था क्या? कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। चलो, अगर इनके साइन अपोजिट है, उल्टे पुल्टे हैं, तो वेव कौन से डायरेक्शन प्रोपगेट हो रहा? पॉजिटिव एक्स में। लिखने की जरूरत है क्या? अगर दोनों का ही साइन सेम हो जाता, चाहे दोनों माइनस हो जाए दोनों ही प्लस, तो वेव कौन से डायरेक्शन प्रोपगेट होता? माइनस एक्स में। एक्स यहाँ पे लिखा ना, तो एक्स में ही तो ट्रेवल करेगा, ठीक है। इसलिए एक्स बोल रहा हूँ। आप लोग ऐसा मत सोचना सर वाई में क्यों नहीं ट्रेवल करना है, ओके। इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के जेड, वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, वाई इक्वल टू ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के जेड। आपको बताना है ये वेव कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो बताओ एलॉन्ग एक्स डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है क्या वेव? एलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। यहां भी एलॉन्ग जेड डायरेक्शन, यहां पे एलॉन्ग एक्स डायरेक्शन क्योंकि एक्स है, यहां पे एलॉन्ग जेड डायरेक्शन, ठीक है। सर साइन उल्टे पुल्टे तो कौन से डायरेक्शन में? प्लस एक्स। सर साइन सेम सेम कौन से डायरेक्शन में? माइनस जेड। सर साइन उल्टे पुल्टे एलॉन्ग प्लस एक्स, साइन सेम सेम तो माइनस जेड। समझ में आया? ओके, चलो चलो, ठीक है भाई। वेव एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब आए हुए क्वेश्चन है आपके नीट के एग्जाम में। The electric field and the magnetic field associated with an EM wave propagating along plus z axis can be represented by। EM wave कौन से डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है? प्लस जेड एक्सिस। तो कौन सा एसोसिएट करोगे? मतलब मुझे सर डायरेक्शन कैसे पता चलती थी? ई क्रॉस बी। डायरेक्शन किधर आ रहा है? प्लस जेड एक्सिस। के कैप, के कैप कब आता था? जब आप क्या करते थे? आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप। सर ई क्या कंपोनेंट आई कैप होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जे कैप होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। समझ में आया? ये तो हो ही नहीं सकता सर, मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन के जेड डायरेक्शन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी जेड डायरेक्शन नहीं हो सकता। अब दो ही ऑप्शन बचे, या तो ये होगा या तो ये होगा। जो वेव प्रोपगेट कर रहा है प्लस जेड एक्सिस में, ठीक। मान लो हमने इसको बोल दिया प्लस जेड एक्सिस या के कैप। प्लस जेड एक्सिस का मतलब के कैप, मैंने इसको जेड एक्सिस बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, ये जेड एक्सिस। वेव इस डायरेक्शन प्रोपगेट कर रहा है, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? के कैप। अब ये के कैप कब आए? प्लस जेड एक्सिस लिखा है, के कैप कब आए? आई क्रॉस जे करने को। आई क्रॉस जे, क्योंकि आपको पता है अभी ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप। सर आई क्रॉस जे करोगे तो ही के मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, क्योंकि डायरेक्शन में कौन देता था? डायरेक्शन। डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते थे? ई क्रॉस बी से। ई क्रॉस बी, आई क्रॉस जे करना पड़ेगा तभी अपने को क्या मिलेगा? के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जे कैप। समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, हाँ,
इन अपोजिट फेज वाले तो कट करो, सेम फेज होते हैं ना, इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग, देखो यही मैं बात कर रहा था वहां पे, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स आ गए, क्या बोला, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर प्रोपगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बताओ कैसे करेंगे, कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, हाँ एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अब ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है नहीं पता अपने को, बस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अपने को क्या बताना, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, या पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बताओ कैसे करेंगे। थर्ड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आ रहा है ना, कैसे पता चला, हाँ क्या बोला था मैंने, जो ईएम वेव है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन डायरेक्शन तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सर वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जब दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो, क्या आता है। तो मुझे ऐसे दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन देखना कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, भाई ई डॉट बी लिखोगे तो क्या आएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो आप ऑप्शन से ढूंढ लो, यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या, वन प्लस वन टू आ रहा है, यहाँ पे वेक्टर ई डॉट बी क्या आएगा, ये तो हमारा फॉर्मूला है, ये यूज करेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी क्या आ रहा है यहाँ पे टू, तो ये भी नहीं होगा। इस समझ में टू कैसे लिख दिया, जे का जे के साथ, यहाँ पे ई डॉट बी क्या आ रहा है, बताओ, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी क्या आएगा यहाँ पे, जे डॉट जे क्या होगा -1, के डॉट के क्या होगा -1, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 आया, ये भी नहीं होगा सर। इसको देख लेते हैं फोर्थ, यहाँ पे निकालो ई डॉट बी, वेक्टर ई डॉट बी क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस वन, प्लस वन प्लस क्या है टू है, ये भी नहीं हुआ सर। यहाँ पे देख ले, अच्छा अब एक ही तो बचा सर, वो तो होगा ही, लेकिन कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस और प्लस माइनस क्या आया, जीरो आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, सेकेंड ऑप्शन क्या है। समझ में आया क्यों ये किया हमने, डॉट प्रोडक्ट जीरो क्यों किया, क्योंकि अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है दूसरे के, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया सर, अगर मान लो दो ऑप्शन में जीरो आ जाता तो क्या करते हैं, वैसा ऑप्शन नहीं देगा, ठीक, या तो कुछ और भी बताएगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलो लिखो ये, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री, ये सब क्वेश्चन तुम्हारे बुक्स में होने चाहिए 100 ठीक है। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, कैसे करें। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, ई आर एम एस डिवाइडेड बाई बी आर एम एस क्या होगा, सी के बराबर, ई आर एम एस कितना दिया 6, आपसे पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो लिखो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁻, क्या लिखा है, फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम की बात हो रही है, तब मैंने सी लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ई आर एम एस 6 वोल्ट दिया हुआ है, बी आर एम एस की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ से अब बी आर एम एस आ जाएगा तो बी नॉट भी निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बी आर एम एस 3 × 10⁸, तो 3 से इसको कट करो क्या आएगा 2, बी आर एम एस कुछ तरफ लेके जाओ क्या आ जाएगा, बी आर एम एस बराबर 2 × 10⁻⁻8 टेस्ला आएगा क्या, हाँ ये क्या आर एम एस वैल्यू आई है, अपने को क्या चाहिए पीक वैल्यू, तो बी नॉट इक्वल टू बी आर एम एस इंटू √2, बी आर एम एस इंटू √2, तो 2.8 है ना, बी आर एम एस की वैल्यू क्या है 2,
इंटू √2 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2.82 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन ईएम वेव इज इन वैक्यूम इज गिवन बाय दिस। ठीक है, वेयर ई जेड एंड टी आर इन वोल्ट पर मीटर एंड सेकेंड। द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। भाई कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन अपना क्या था, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब कंपेयर करना ओमेगा की वैल्यू क्या, वेव जो वेलोसिटी आती है क्या थी ओमेगा बाई के, और वैक्यूम में बातें हो रही है, वैक्यूम में जो वेव की स्पीड होगी कितनी होगी 3 इंटू 10⁸ यही तो है वेव वेलोसिटी, 3 इंटू 10⁸ बराबर ओमेगा क्या है सर, टी का कोफिशिएंट क्या होगा ओमेगा, तो क्या लिखोगे 6 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई के कितना है सर, यही तो पूछा है अपने से के। ओके, तो वेव वेक्टर के की वैल्यू पूछ लिया आपसे। अब के को इधर लेके जाओ, के बराबर 10⁸ से 10⁸ कैंसल, तो के बराबर 6/3 क्या आ गया 2 मीटर। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या है। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन प्रोपगेट कर रहा है, वाई डायरेक्शन। ठीक है, वेव कौन से डायरेक्शन प्रोपगेट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, चलो 2 इंटू 10⁻⁻7 साइन पाई इंटू 10⁻3x प्लस 3 पाई इंटू 10⁻11t। ठीक है, टेस्ला आपसे पूछा है कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब जैसे वेवलेंथ की बात आई तुरंत अपने दिमाग में आ जाना चाहिए वेव नंबर, प्रोपगेशन कांस्टेंट के बराबर 2 पाई बाई लेमडा, तो लेमडा वहां पे है ना, प्रोपगेशन कांस्टेंट से मिलेगा के बराबर 2 पाई बाई लेमडा, के यहाँ पे है, ये छुपा हुआ के, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता था प्रोपगेशन कांस्टेंट, तो के बराबर क्या लिखोगे 2 पाई बाई लेमडा, और के की वैल्यू दिया है आपको, लगा दो यहाँ पे, तो लेमडा यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर 2 पाई अपॉन में के। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक, देख लें 2 पाई डिवाइडेड बाई के की वैल्यू है पाई इंटू 10⁻3। देखो ये सब क्वेश्चन जो आपने अभी किए ना, ये सब जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और अभी भी मैंने क्या बोला, दो क्वेश्चन है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, जो कि अच्छी है आप लोग की किस्मत है ना, दो क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, रोटेशन इतने टाइम के लिए पढ़ते हो आप लोग, 15-18 लेक्चर रोटेशन पढ़ते हो, एक दो क्वेश्चन आता है ना, काइनेमेटिक्स पढ़ते हो एक दो, ये 3 लेक्चर में 2 क्वेश्चन देगा आपको, तो वेटेज किसका ज्यादा हो, इफिशियंसी यहाँ पे ज्यादा मिलना। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसको 2 इंटू 10⁻⁻3, क्या वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो। नेक्स्ट, फॉर ए ट्रांसपेरेंट मीडियम relative permeability and permittivity are 1 and 1.44 respectively. The velocity of light in this medium would be अभी, तो स्पीड क्या लिखोगे, फॉर ए ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ये दिया है, म्यू आर ये दिया हुआ है, और म्यू एप्सिलॉन नॉट ये दिया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, मीडियम में जो लाइट की स्पीड है ये हमें पता करनी है, मीडियम में हम स्पीड निकालने का ये फॉर्मूला अभी डिराइव करके आ रहे हैं, म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, और c की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई अंडर, म्यू आर कितना है 1, एप्सिलॉन आर कितना दिया है 1.44, 1 इंटू 1.44 क्या होगा 1.4, 3 इंटू 10⁸, ये 1.44 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1.2। ठीक है, अब 1.2 को क्या लिख सकते हो 5/6, 5/6। ओके,
नहीं समझ में आ रहा कैसे लिखा 5? 6/5 6/5 6/5 कैसे? चलो मैं बता दूंगा। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 12/10 लिखोगे तो क्या आ गया 6/5। अब 5 ऊपर लेके जाओ तो 3 × 5 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 6। इसको कट किया 2, 5 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 2.5। तो जो स्पीड आ गई कितनी आ गई 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो सभी लोग, बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाई। मैंने क्या बोला, वेव है तो कहीं भी ट्रेवल कर सकता है वो। देख रहे हो एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या दिया हुआ 0, जेड कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या दिया हुआ है 0, वाई कंपोनेंट दिया कितना दिया 2.5 न्यूटन पर कूलम कॉस 2 पाई इंटू 10⁶ रेडियन पर सेकेंड t-5। ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो जो वेव ट्रेवल कर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ना, वाई डायरेक्शन में है इसका कंपोनेंट है। वेव कौन से डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है, एक्स डायरेक्शन। तो पहले तो देखो मूविंग, तो क्या बोला द वेव इन मूविंग अलोंग वाई डायरेक्शन। ये तो देखते ही आप गलत कर दोगे क्योंकि यहाँ एक्स है तो वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। कौन से एक्स में, पॉजिटिव या निगेटिव? सर साइन अपोजिट है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो पॉजिटिव। निगेटिव वाला भी गया सर। अब पॉजिटिव में दो ही बचे हैं, या तो ये या तो ये। मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी यहाँ भी है 10⁶ हर्ट्ज। किसमें डिफरेंशिएट है, वेवलेंथ में। वेवलेंथ निकालो तो वेवलेंथ कैसे निकालोगे, लेमडा बराबर 2 पाई अपॉन में के। 2 पाई अपॉन में के क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है देख लेते, फोर्थ ऑप्शन है बराबर 2 पाई डिवाइडेड बाई के की वैल्यू क्या है पाई इंटू 10⁻⁻²। पाई से पाई कैंसिल, 10⁻⁻² ऊपर जाए क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻²। तो 200 मीटर आ गया क्या, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 200 मीटर वेवलेंथ। फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं किसी चीज को, है ना। लाइट का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है जो हमें चीजों को देखने के लिए, मतलब एक ऐसी एनर्जी जिससे हम चीजों को क्या करते देख पाते हैं। ठीक है, अभी मैं जब अब लाइट पढ़ाऊंगा तो लाइट के बारे में डिटेल में बातें करें। ठीक है, इसीलिए हम इसको हेंस लिखो, क्योंकि जो सेंसरी ऑर्गन्स है उस पे जब ये वेव्स आती हैं तो हम क्या करते हैं चीजों को देख पाते हैं। और जो हम चीजों को, जो इमेज बन रही है हमारी आईज, वो इन्वर्टेड वो सब जो भी बनती है मैं बताऊंगा। अच्छा, रिफ्लेक्ट होके आई लाइट इसीलिए तो बन रहा है। ठीक है, ओके। जैसे मान लो कोई भी कलर मुझे ब्लैक दिख रहा है, क्यों दिख रहा है ब्लैक, वो बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, जैसे मान लो गुलाब का फूल है, रेड दिख रहा है मेरे को, बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, रेड को क्या करता है रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ओके। जैसे ब्लू दिख रहा है, ये सारे कलर को ही एब्जॉर्ब कर लिया, बस ब्लू को क्या कर रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ऑब्जेक्ट से टकरा के जो रेज आ रही है, जो आपकी आईज पे पड़ती है तो आपको वही कलर दिखाई देगा। ओके, हेंस इट इज नोन एज लाइट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, लाइट वेक्टर। हेंस इट इज known as light vector. Hence it is known as light vector. इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हुई उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर v²/2μ0। याद आ रहा है? ठीक है, चलो देखो, तो अभी अभी मैंने क्या बोला, 50% एनर्जी किसके पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। 50% एनर्जी किसके पास होगी, बराबर बराबर हो ना, आधा आधा बराबर बराबर। ठीक है, तो लिखो अभी नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी of EM wave in form of electric field, in form of electric field
इधर लिखेंगे एनर्जी ऑफ ईएम वेव, एनर्जी ऑफ ईएम वेव इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे दो कॉलम बनाइए। तो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी स्टोर किया उसने, उसकी जो एनर्जी डेंसिटी आएगी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी वो कितनी आएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना, ओके, ई स्क्वायर। यहां पे आप लोग हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख देते, ये आया था आपका। इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो एनर्जी डेंसिटी आएगा वो क्या आएगा, जहां ई है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड और नीचे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ठीक। अच्छा, अभी अभी आपने पढ़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की साइनसोइडल फंक्शन था या इक्वेशन थी वो क्या आई थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या थी, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों ही क्या थे, सेम फेज में, मतलब एक ही टाइम पे मैक्सिमा एक ही टाइम पे मिनिमा है। ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए, ठीक। लोग नाचते भी तो थे ऐसे, हैं, तो लग रहा वहीं से ये स्टेप चुरा लिया है उसने। अब अगर मैं ई की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दूं, यहाँ पे कोई दिक्कत है इसमें, चलो पुट करते हैं। तो जो एनर्जी डेंसिटी आ गई, हमने यूडी से डिनोट किया एनर्जी डेंसिटी को, ठीक है। क्या ये एनर्जी डेंसिटी क्या है, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, ये लिखो क्या, एनर्जी डेंसिटी जो आएगी वो क्या आएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ऐसे में क्या करते हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा ओवर कंप्लीट साइकिल। बात समझ पा रहे हो भाई, ओवर कंप्लीट साइकिल ही तो लेते थे, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी आएगा आपका, मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ, वो कितना आएगा, ये तो सब कांस्टेंट है ना सर, एप्सिलॉन नॉट, हाफ, ई नॉट, ये सब क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का एवरेज तो सर वही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा 1/2, ठीक है, वेरी गुड, 1/2 क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये क्या आएगा, एनर्जी डेंसिटी एवरेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आ जाओ यहाँ, क्या लिखोगे एनर्जी डेंसिटी, यहाँ बी स्क्वायर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा यहाँ पे, बी नॉट बाई 2 म्यू नॉट, नहीं नहीं नहीं, बी नॉट का स्क्वायर रखोगे ना, हाँ बी नॉट का स्क्वायर, ये बी नॉट स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अगर मैं यहां पे डिफाइन करूं, अब मैं यहां पे अगर डिफाइन करूं एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी को मैं लिख देता हूं, कई जगह पे बार लगा के लिखते हैं, कई जगह पे सिर्फ ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, वो सब हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बस लिख दे रहे, एवरेज बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे, बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। अब बताओ इसका एवरेज क्या आएगा, ओवर कंप्लीट साइकिल, एवरेज निकालने ओवर ए कंप्लीट साइकिल ही तो निकालोगे,
ओवर ए कंप्लीट साइकिल लिख लो भैया। ओवर ए कंप्लीट साइकिल। तो यहां पे क्या लिखोगे 1/2, तो क्या आ जाएगा ये 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये आएगा क्या एवरेज एनर्जी डेंसिटी। हाँ, और एनर्जी जो है इक्वली डिवाइडेड है क्या, क्यों, कंप्लीट। ठीक है। अच्छा ये बताओ 50% ये है 50%, दोनों एनर्जी बराबर है क्या। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बराबर 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, क्योंकि भाई वो स्टेटमेंट ही यही बोल रहा है इक्वली डिवाइडेड है। तो हाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट सॉरी 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये लिखोगे क्या, ये अपना स्टेटमेंट ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट ही बोल रहा है। ठीक है, ओके। चलो अब मैं टोटल एनर्जी निकालना चाहता हूं, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। क्या निकालना चाहता हूं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। लिखो टोटल एवरेज एनर्जी, उसी का कंटिन्यू करेंगे। टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। चलो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी हम लिखने चले, तो क्या लिखोगे, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी को मैंने यू से डिनोट किया। ठीक है, यू से, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी यू है, इसको मान लो। क्या लिखोगे आप, हाफ, आधी एनर्जी किसके पास थी, मावी आप बताओ, आधी एनर्जी किसके पास थी, कितनी थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। आधी एनर्जी किसके पास थी, और वो एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी आएगी 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा था सिंस 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक है, तो क्या मैं इसकी जगह पे ये देखो, कोई किसी को रिप्लेस कर दो, इसको भी रिप्लेस कर सकते हो, इसको भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, किसी को भी रिप्लेस कर दो, मैं भी इसको रिप्लेस करने जा रहा हूं। ठीक है, चलो जो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी आई है वो क्या आई है, ये क्या है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। अब 1/4 है, ऐड करोगे तो क्या आएगा 1, देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में डी लिखना चाह रहा हूं लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने हटा दिया। ठीक है, ये टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी बस याद रखना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये आ गया। ये आपका क्या आएगा, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, और टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ऐसे भी तो लिख सकता था। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अच्छा टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी को सिंस आपको पता है जो पीक वैल्यू है, जो आरएमएस वैल्यू होती है, वो पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होती है क्या, पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स। ठीक है, चलो ये आ गया। अरे इसको क्या, ई आरएमएस, ये आएगा, ये आपको पता है। एंड बी आरएमएस क्या आएगा, बी नॉट बाई √2। ठीक है, चलो अब यहां पे मैं ई आरएमएस लिख सकता हूं क्या, हाँ देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इधर जान दो, यू बराबर सेम फॉर्मूले को, तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी आई है एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाई √2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बात तो एक ही है। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा। हाँ, मतलब क्या लिख दिया मैंने, यू बराबर ई आरएमएस स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्या, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी आई है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं, और यू बराबर एप्सिलॉन नॉट
ई आर एम एस का स्क्वायर। चलो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, मैं टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 बाई म्यू नॉट इंटू बी नॉट बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, और बी नॉट बाई रूट 2 क्या है, बी आर एम एस। यहां पे पुट करो वैल्यू, तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या आ जाएगा, बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। तो यहां पे लिखो इसको, और टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या आ गई, बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ठीक है, ये सब क्या है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी है। ओके, अगर कोई पूछेगा बताओ एवरेज एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 by 4 epsilon naught E naught square, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 by 4 B naught square by mu naught, टोटल एवरेज एनर्जी स्टोर्ड, इनको ऐड कर दिया और वो कितना आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E naught square या 1 by 2 B naught square by mu naught या एप्सिलॉन नॉट E RMS का स्क्वायर या B RMS का स्क्वायर by mu naught। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, intensity of electromagnetic wave, intensity of electromagnetic wave, electromagnetic wave। ये नेक्स्ट टॉपिक है, कल पढ़ेंगे इसको।